चलिए, तो दोस्तों हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, अनसीन प्रोज, अनसीन जो प्रोज था, अनसीन पैसेज था, वहाँ से हमने आई थिंक 4 या 5 पैसेज हम लोगों ने करे और हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम में आने वाले गद्य से यानी पैसेज से आने वाले जो 5 नंबर के सवाल है वो बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा और थोड़ी सी टेक्निक को अपनाएं तो पूरे 5 के 5 नंबर और पोएम में जो आज हम करने वाले हैं इसमें ही 5 है 5 नंबर हम लोग को मिल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। यानी कि 10 नंबर आपको हिंदी में तो बिल्कुल सही एकदम जायज़ रूप से आपको मिलने वाले हैं, बशर्ते आप चीज़ों को जरा समझें। और आज तो उस वीडियो में था, आज की जो वीडियो है यहाँ पे हम पोएम यानी कि जो अनसीन अपठित पद्यांश यानी कि कुछ पोएम्स आएंगे आपके एग्जाम में, एक पोएम आएगा जो आपने या तो इत्तफाकन पढ़ा होगा, कभी देखा होगा स्कूलों में या कहीं पढ़ा होगा, या फिर एकदम आपके लिए नया होगा। जो भी हो 5 नंबर के सवाल उस पोएम पे होंगे। पोएम के जितने भी शब्द हैं जो आपको नहीं पता उसके अर्थ आपको पता होने चाहिए। कुछ ग्रामेटिकल सवाल भी हो सकते हैं और बहुत सारे सवाल पैसे से डायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, मैं राजेश सर स्वागत करता हूं फिर से आपका काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पोएम देखेंगे और देखेंगे मैंने कुछ ऐसे पोएम लिए हैं जो अभी तक आए नहीं है एग्ज़ाम में आने के। हो सकता है कि यहाँ से कुछ पोएम एग्जाम्स में आ जाए, एक ही पोएम आने वाला था, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर ना भी है तो कम से कम आप ये ध्यान रखें तो हमें इसे सॉल्व करना कैसे है, ठीक है, हमें ऐसे सॉल्व करना कैसे है। देख लीजिए आपके स्क्रीन पे पोएम दिया हुआ है, एक बार आप पोएम को पढ़ ले अपने से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो पहले सवाल ले ले। हमने पहले ही कहा था कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में सवाल पहले आप पढ़ें 2-3 बार, उसके बाद आप पढ़ें, सवालों के जवाब को मिल जाएंगे। पद्यांश के अनुसार कवि को किसके लिए समय नहीं मिला, यानी कि जो कविता दी गई है उसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि कवि को किसके लिए समय नहीं मिला है। अपने परिवार के विषय में सोचने का, शांतिपूर्वक बैठकर आत्मचिंतन करने का, संसार के सुख सुविधाएं भोगने का, लोगों के विचारों को सुनने समझने का, किसके लिए नहीं मिला है। अब बिना पोएम पढ़े तो होगा नहीं, लेकिन इतना पता है कवि को किसके लिए समय नहीं मिला है। कवि को दुनिया का रूप किसके समान लगा, दुनिया का रूप किसके समान लगा, दुनिया कैसी लगी, स्वर्ग के, नरक के समान, मेले के समान, बाजार के समान। चेतना जागने पर कवि की क्या स्थिति, जब कवि की चेतना जागी, कवि अवेयर हुआ, कॉन्शस हुआ, तो उसकी स्थिति क्या हुई। कवि को समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं, कवि को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, कवि को पुनर्जन्म की बातें याद आ गई, कवि में साहस और उत्साह जागृत हो गया। ठीक है, 3 सवाल तो यहीं पे है, 2 सवाल और है। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो किया वही करना पड़ा था, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी कि जो किया वही करना था, कुछ और करने को था नहीं। इस पंक्ति से कौन सा भाव प्रकट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आप चाहो या ना चाहो करना ही है कि नहीं, तो कभी प्रसन्न होकर क्रियाकलाप कर रहा है। अब कोई मजबूरी में तो कभी प्रसन्न तो हो नहीं सकता, मजबूरी में कभी खुशी नहीं होती है। कभी की अपनी मजबूरी स्पष्ट हो रही है, कभी सहज भाव से परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता, कभी अकारण ही चिंतित हो जाता है। 5वां नंबर सवाल है कि एक दिन कवि ने स्वयं को कहाँ पाया, एक दिन अचानक कवि ने अपने आप को कहाँ पाया। दुनिया रूपी मेले में, मानवीय भावनाओं के बीच, बाहर की ठेला ठेली में और भावों की उथल पुथल में। चलिए पोएम देख लेते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड पोएम है आपके लिए। ठीक है, पोएम पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। और पोएम को जब एग्ज़ाम में आप पढ़े तो थोड़ी लय और थोड़ी फीलिंग के साथ पढ़े, थोड़े रिदम के साथ पढ़े, जैसे आप गाना गाते हैं। चलिए पोएम है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भाव का उहाफो मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है।
अब हमने जो सवाल पढ़ा, अगर हम दोबारा इसको देखें कि जीवन की आपाधापी, जीवन में क्या है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, है ना, दुनिया भर का, सुबह जब उठते हैं, सुबह को उठने से लेकर रात को दोबारा सोने तक दुनिया भर की आपाधापी, आवाजाही, दुनिया भर के व्यस्त कामों में आप व्यस्त रहते हैं। तो कभी यहाँ कहता है कि जीवन की आपाधापी में वक्त मिला ही कब, कुछ देर कहीं बैठ कर भी ये सोच सकूं कि जो किया, जो कहा, जो माना, उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा था। जिस दिन मेरी चेतना जगी, याद है चेतना पे सवाल पूछा गया था, जब वो चेतना जगी तो अपने आप को कहाँ पाया। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, क्या देखा कि मैं खड़ा हूं दुनिया के मेले में, यानी कि दुनिया को किस रूप में देखते हैं, मेले के रूप में देखते हैं। हर एक यहां पर एक भुलाने में भूला, हर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। माने हर एक आदमी अपने दुनिया दिन प्रतिदिन के जो लेन देन के काम है, जो दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, जब चेतना जगी दुनिया के मेले में तो माने भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। ये कहाँ आ गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, पता नहीं, कभी को पता नहीं। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, कहीं से मुझे एक धक्का लगा और मैंने भी उस धक्के के साथ बहना शुरू कर दिया उसी रेले में, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। धक्का आया, बहते चलो जहां जा रहे हैं। क्या बाहर की ठेला ठेली होगा, क्या बाहर की ठेला ठेली ही कुछ कम थी? जिस दुनिया में हम रहते हैं क्या वहां का व्यस्तता कम था? जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, भाव यानी भावनाएं, भीतर में भी भावनाएं जो हैं उमड़ रही है, भावनाएं जो है धक्का दे रही है। बाहर की ठेला ठेली से ही फुर्सत नहीं है कि अंदर के बवालों कैसे शांत करें, अंदर जो बेचैनी मची हुई है उसे कैसे संभालें। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो किया उसे करने की मजबूरी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, जो मिल गया मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने विरोध नहीं किया। जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जो मन से निकला मैंने बोल दिया। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला? तो जीवन की आपाधापी में कभी वक्त मिला नहीं कि कहीं बैठकर सोच सकूं कि जो किया, कहा, माना, उसमें क्या बुरा भला। ठीक है, चलिए ऐसे पढ़ते हैं तो सवालों के 5 जवाब मिल जाने हैं। पद्यांश के अनुसार कवि को किसके लिए समय नहीं मिला? समय नहीं, कहा ना, क्या कहीं बैठूं सोचूं कि जीवन की आपाधापी में जो कहा, माना, उसमें क्या बुरा भला। यानी वो आत्मचिंतन करने के उसके पास समय नहीं है, कहीं बैठ के सोचे, यानी कि शांतिपूर्वक बैठकर आत्मचिंतन करना, ये हो जाएगा। अपने परिवार के लिए परिवार की बात ही नहीं है, संसार के सुख सुविधाएं भोगने की बात ही नहीं है, लोगों के विचारों को सुनने समझने की बात ही नहीं है। आंसर क्या होगा? शांतिपूर्वक बैठकर आत्मचिंतन करने का समय नहीं मिला। कवि को दुनिया का रूप किसके समान लगता है? मैंने कहा था कवि को दुनिया का, जब चेतना जागी थी तो कवि को दुनिया का रूप कैसा लगा था? दुनिया का रूप कैसा लगा था? मेले के रूप में। कैसा लगा था? मेले के रूप में। तो यहाँ क्या होगा? मेले के समान। चेतना जागने पर कवि की क्या स्थिति हुई? जब चेतना जागी, देखिए मेरी चेतना जगी, मैंने देखा कि मैं खड़ा हूं इस दुनिया के मेले में, मैं खड़ा हूं इस दुनिया के मेले में। एक सेकंड, हाँ, मैं खड़ा हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ, क्या करूं यहां, जाऊं किस जगह। ठीक है ना। तो जब उसकी चेतना जगी, चेतना जागने पर कवि की क्या स्थिति हुई? कवि को समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं। कवि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है तो हुआ ही नहीं सकता। कवि को पुनर्जन्म की बातें याद आई, कहीं नहीं कहा है। कवि में साहस और उत्साह जागृत हुआ, नहीं। उन्हें पता ही नहीं, भौचक्का, अक्का बक्का भौचक्का रह गए, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कवि को। तो कवि को समझ नहीं आया कि क्या करना है और क्या नहीं। यही होगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, पंक्ति से क्या भाव प्रकट होता है? इस पंक्ति से क्या अर्थ समझ में आता है कि क्या है? जो किया वही करने की मजबूरी थी, यानी कवि के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो मिला कर दिया, भले ही पसंद हो चाहे ना, कोई विरोध नहीं किया। कभी प्रसन्न होकर क्रियाकलाप करता है, मजबूरी में किया का जाने वाला काम कहीं प्रसन्न होकर नहीं किया जा सकता। कवि की अपनी मजबूरी स्पष्ट हो रही है। कवि सहज भाव से परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता है। स्वीकार नहीं करता तो क्यों करता? कवि अकारण ही चिंतित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। कवि की अपनी मजबूरी स्पष्ट हो रही है कि जो किया उसी को करने की मजबूरी थी। तो अगर अपने मजबूरी में किया है तो कवि की अपनी मजबूरी नहीं होगी कि जो मिला उसी करना है, और कोई उपाय नहीं है। जीवन की आबादी में कब वक्त मिला कि कभी बैठूं सोचूं कि मैंने जो माना उसमें क्या बुरा भला। एक दिन कवि ने स्वयं को कहाँ पाया? तो देखिए
मैंने बताया था कि जब चेतना जगी तो मैंने देखा कि मैं खड़ा हूँ इस दुनिया के मेले में, है ना। तो यहाँ क्या आंसर होगा, दुनिया रूपी मेले में, मानवीय भावनाओं के बीच, बाहर की ठेला ठेली में, भावों की उथल पुथल में, ये हो जाएगा दुनिया रूपी मेले में। जब उनकी चेतना जगी, यानी कि जब उन्हें होश आया, आत्ममंथन किया, तो उन्होंने अपने कहाँ पाया, दुनिया रूपी मेले में, जहाँ जीवन की आपाधापी में किसी के पास बैठने, सोचने, समझने और शांतिपूर्वक आत्ममंथन करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो कैसा लगा आपको, ये था पहला पोएम कि एग्ज़ाम में कैसे हमें पोएम को पढ़ना है। सवालों को पहले पढ़ें, ऑप्शन को थोड़ा पढ़ लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप करके तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, पढ़ के एक बार में आपको आंसर आ जाएगा। और कविता को जब पढ़े तो बहुत ही भावना के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, भले ही कितना ही वो अननोन पैसेज हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा पोएम। उसके पहले सवाल ले लेते हैं। पद्यांश में कवि ने हार किसे माना है, मैंने कविता में बताना है आपको, जो हार है ना, हार किसे माना है, हार त्याग को, विराम को, वरदान को, अभिशाप को, इनमें से कोई एक हार होगा। कवि ने हार और जीत के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। हार और जीत से आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं। जीवन के पथ पर हार जीत जो भी मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन में हार से भयभीत हो जाना चाहिए। नेगेटिव बातें कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, तो पहले ही आउट हो जाएगा। अगर भले पोएम आप ना भी पढ़े हो तो भी आप बोल देंगे कि ये होगा नहीं। जीवन में जीत पर अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जीवन पथ पर हार निश्चित है, ये किसने बोला, जीवन पथ पर हार निश्चित है। नेगेटिव बात कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो कर्तव्य की राह पर चलते हुए कवि क्या संकल्प धारण करता है। अगर आप कर्तव्य की राह पर चल रहे हैं तो कवि क्या संकल्प धारण करता है, ये बताना है आपको। इस मार्ग में कष्ट आने पर वह अपना मार्ग बदल देगा। इस मार्ग में, ये भी नेगेटिव बात है, इस मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आए वह इस मार्ग से भागेगा नहीं, पॉजिटिव बात है। इस मार्ग में असफलता मिलने पर वह दूसरे मार्ग की खोज करेगा। इस मार्ग पर चलकर वह सफल अवश्य होगा। चौथा है, कवि संघर्ष के मार्ग में किसे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। संघर्ष के मार्ग में जब वो चलता है तो वह किसे एक्सेप्ट करने की बात करता है, स्वीकार करने की बात करता है। हार को, जीत को, हार या जीत में जो भी प्राप्त हो, अपने निर्धारित लक्ष्य को। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या न त्यागने की बात की है। किसको तुम कभी भी मत त्यागो, मत छोड़ो, ठीक है। चलिए पोएम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर सा पोएम है। देखिए पोएम है, ये हार एक विराम है। देखिए पहले सवाल का जवाब मिल गया है ना। हार किसे माना है, विराम को, आंसर हो गया। लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये रहा, ये हार एक विराम है। तो हार को क्या माना गया है, पद्यांश में कवि ने हार किसे माना है, विराम को माना है। पहले सवाल का आंसर हो गया। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया के भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार हो जाए, जीत हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी कभी डरूंगा नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि ये हार एक विराम है, यानी कि अगर आप हार गए ना, हार जो है क्या होता है, एक विराम, यानी आप विराम के लिए बैठ गए, इसका मतलब हार गए। आराम नहीं कर, संघर्ष के राह पे आप कभी भी आराम नहीं कर सकते। कवि का ये कहना है कि जीवन महासंग्राम है, युद्ध होता रहेगा। तिल तिल मिटूंगा, अपने आप को मिटा दूंगा, पर किसी से ना दया की भीख मांगूंगा, ना ही किसी से वरदान मांगूंगा। हार मिले या जीत मिले, कहीं भयभीत नहीं होऊंगा। संघर्ष पथ पर जो मिले वो भी सही, ये भी सही। संघर्ष पथ पर हार मिले तो भी सही, जीत मिले तो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, ना लघुता ना मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने रहो। मेरी लघुता तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं कितना बड़ा कितना छोटा हूं, तुम महान हो, बने रहो। अपने हृदय की वेदना में मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। किसे नहीं त्यागेगा, हृदय की वेदना, मेरे हृदय में जो दुख है, जो पीड़ा है, मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं। सवाल था ना, सवाल था एक, किसे नहीं त्यागने की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या ना त्यागने की बात की है, हृदयगत वेदना। अभी मैंने पढ़ा, हृदय की वेदना को ना त्यागने की बात की, लिखा ना, हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, ये रहा हृदयगत वेदना, ठीक है। इस तरह से आंसर मिलते जाते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मेरे दिल को तुम जला दो या मुझे शुमशाप दे दो, बुरा भला कहो, कुछ भी कर लो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। जो कर्तव्य पथ है उससे तो मैं भागने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, वरदान तो मैं मांगने वाला नहीं हूं। यानी कर्तव्य पथ से वो बिल्कुल भी नहीं हटने की बात करते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं। पहला हो गया,
कवि ने हार और जीत के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है? जीवन के पथ पर हार जीत जो ही मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। लिखा है यहाँ पे, है ना, लिखा है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, जो मिले संघर्ष पथ पर जो मिले वो भी सही ये भी सही, हार मिले वो भी सही और जीत मिले वो भी सही। ठीक है, तो पहला सवाल आंसर हो जाएगा। कर्तव्य की राह पर चलते हुए कवि क्या संकल्प धारण करता है? कर्तव्य की राह पर जब चलते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो कौन सी संकल्प धारण कवि धारण करता है? इस मार्ग में कष्ट आने पर वो अपना मार्ग बदल लेगा? नहीं बोला है। इस मार्ग में चाहे कितने भी कष्ट आ जाए वो इस मार्ग से भागेगा नहीं, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। वो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले वो भी सही ये भी सही, है ना, लिखा है ना। तुम भी कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। कर्तव्य पथ से कभी वो भागने की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? कर्तव्य की राह पर चलते हुए कवि क्या संकल्प धारण करता है कि इस मार्ग पर चाहे कितने भी कष्ट आए वो इस मार्ग से कभी भागेगा नहीं। बिल्कुल सही है। इस मार्ग में असफलता मिलने पर दूसरे मार्ग की खोज करेगा, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस मार्ग पर चलकर वो सफल अवश्य होगा, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। हार मिले जीत मिले दोनों की बात करता है, सफलता की बात नहीं करता है। सफलता मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही, लेकिन भयभीत नहीं होगा, कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। कवि संघर्ष के मार्ग में किसे स्वीकार करने की बात कर रहा है? किसे? दोनों को, हार और जीत दोनों को। तो क्या हो जाएगा? हार या जीत में जो भी प्राप्त हो जाए। और इसका मतलब बताइए कि कविता में कवि ने क्या ना त्यागने की बात की है? तो अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की पीड़ा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सवालों के जवाब मिलते हैं, कविता हो या गद्यांश हो। चलिए आगे एक कविता एक और है, बहुत ही बढ़िया कविता है, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। उद्यमी नर ने संघर्ष करके क्या खोज निकाला? उद्यमी नर के बारे में कविता में दिया होगा, उसने संघर्ष किया, क्या खोज निकाला? प्रकृति के रहस्य को, पृथ्वी के नीचे खजाने को, नए नए आविष्कारों को, इन सभी को। कवि के अनुसार भाग्य कौन लिखता है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव भगवान। देता तो लोग ऐसे भी जानते हैं कि ब्रह्मा ही हमारा भाग्य लिखते हैं, फिर भी हम पोएम पढ़ लेंगे। मैंने कहा ना कुछ सवालों का जवाब बिना पढ़े भी मिल जाएंगे, कॉमन सेंस से मिल जाएंगे। मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया है? बुद्धि के सहारे, परिश्रम के सहारे, ज्ञान के सहारे, भुजाओं की शक्ति के सहारे। तो पोएम पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति मनुष्य से कैसे हारती है? तो मनुष्य के उद्यम से, मनुष्य के परिश्रम से, मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि से, मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से। और अंतिम सवाल है कि उपयुक्त पंक्तियों में मनुष्य के, एक्चुअली ये मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य होगा। ये क्या होगा? मनुष्य। उपयुक्त पंक्तियों में मनुष्य के किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? मनुष्य उद्यमी और परिश्रमी है, मनुष्य संघर्षशील है, मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य ज्ञानवान है। ठीक है, चलिए कविता पढ़े।